हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग लेके आ चुके हैं एक और नया चैप्टर ऑफ स्पीड केमिस्ट्री क्रैश कोर्स जो कि चल रहा है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। ओवरऑल अगर इन 3 टॉपिक से मैं आपको बताऊं कि कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो तो आप 4 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगेन ये भी एक कंसेप्चुअल चैप्टर है जहां से मिनिमम आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट के एग्जाम में। अच्छा चैप्टर है, इंफॉर्मेटिव थोड़ा कम है, मतलब कुछ चीजें हैं जो हाँ याद होनी चाहिए तभी आगे प्रोसीड कर सकते हो। बाकी ओवरऑल चैप्टर कैसा है, कंसेप्चुअल है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, छोटा सा लेक्चर होगा ये, इंट्रोडक्शन और लिगेंड्स के बारे में। खासकर जो लिगेंड्स हैं उसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही आपके आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, वही आपके क्या होने वाले हैं, आगे काम आने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन, चलो तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये एक लुईस एसिड बेस रिएक्शन का नतीजा होता है जहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस और कैटायंस भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और कैटायंस कॉल्ड लिगेंड्स बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल एटम बाय कोऑर्डिनेट, इसको हटाओ यहां से, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको जोड़ा जाता है। तो बेसिक सी डेफिनेशन है, तो खास कुछ है नहीं। दिखता कैसा है, दिखता ऐसा है कुछ कि 4FeCN6 ये होता है आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो आगे बात करेंगे इसके बारे में। बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है डबल सॉल्ट से। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, देखो डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल लिखता हूँ, KCl.MgCl2.6H2। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, दिस इज योर कार्नालाइट। क्या होता है ये, कार्नालाइट है, और होती है किसकी, पोटेशियम और मैग्नीशियम की। और ये भी क्या है, एक डबल सॉल्ट। तो ये बनाते कैसे हैं, बहुत आसान सा काम है, कुछ मत करो। एक में ले लो आप KCl एक्वस, ठीक, दूसरे कंटेनर में ले लो आप क्या, MgCl2 एक्वस। ओके, दोनों को क्या करो, एक ही कंटेनर में, दोनों को एक ही कंटेनर में क्या कर लो, कंडेंस करा लो, डिस्टिलेट करा लो। तो आपके पास जो बनेगा वो होगा KCl.MgCl2.6H2। ठीक, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा। खास बात क्या है इसकी, खास बात ये है जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, जैसे ही इसको आप पानी में डालोगे ये बनेगा K+ में टूट जाएगा, Mg2+ में टूटेगा और साथ ही साथ में टूटेगा Cl- में। बेसिकली डबल सॉल्ट्स जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग आयंस के अंदर टूट जाते हैं, पूरी तरीके से टूट जाते हैं। और अगर मैं इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस करता हूं, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब टेस्ट करता हूं पर्टिकुलर आयन का, तो मुझे एक पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक, क्या मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये आयंस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं। बेसिकली दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। पानी में जाने के बाद ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं। अगर पोटेशियम था तो पोटेशियम होगा, Mg2+ था तो Mg2+ भी होगा, और Cl- था तो Cl- भी होगा। तो बेसिकली दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ये तो बात होती है किसकी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। एक आधा एग्जांपल और देख लो आप लोग, देखो पोटैश एलम का है, पोटैश एलम। तो बेसिकली इसको भी अगर आप पानी में डालोगे तो टूटेगा K+ SO4 2- और Al3+ में। इनका अगर आप टेस्ट कराओगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे तो आपको यहां पर भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं, रिटेन करके रख रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को नहीं खो रहे हैं। ठीक, चलिए ये तो बात होती है डबल सॉल्ट की। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, या फिर आप इसको बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। वो डबल सॉल्ट था, ये होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लेट सपोज करो आपने लिया KCN प्लस आपने लिया FeCN2। ठीक, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया तो आपके पास कुछ इस तरीके का मिल गया FeCN6। ठीक, इस तरीके का कोई प्रोडक्ट मिल गया। अब होता क्या है, अगर मैं इसको पानी में डालूंगा, ठीक, अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो पानी में डालूंगा मुझे K+ तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे आयरन और साइनाइड नहीं मिलेगा। बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, FeCN
होल 6 4 माइनस। मुझे दूसरी चीज ये मिलेगी, जैसा कि हम लोग सोच रहे थे Fe2+ और Cn माइनस मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिलेगा, हमें ये मिलेगा। चलो इसको समझते कैसे। देखो ये और ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं नेचर में, पॉइजनस होते हैं। ठीक है, सब लोग जानते हैं, स्पेलिंग हो सकता है गलत। ठीक, कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो ये नॉन पॉइजनस है। ये कैसा है, नॉन पॉइजनस। तो बेसिकली साइनाइड ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, जो उसका पॉइजनस नेचर था वो अब कैसा हो चुका है, नॉन पॉइजनस। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी लूज करना। ठीक, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी को लूज करना। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जब भी बनता है तो आयंस, कुछ आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज करते थे। जैसे अगर मैं पोटेशियम का टेस्ट करूंगा तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मैं आयरन या फिर साइनाइड का टेस्ट करूंगा तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो इस डब्बे के अंदर बैठे हुए हैं, वो इस डब्बे से बाहर ही नहीं आना चाहते। ठीक, वो इस डब्बे से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं, वो इस डब्बे के अंदर ही क्या हुआ है, बैठे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लूज कर देना। इसका मतलब ये होता है आइडेंटिटी लूज कर दी, आयंस ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। पोटेशियम ने बना के रखी लेकिन बाकी दोनों ने खो दी। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेचर। ओके, चलो अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की। तो हमें तो पढ़ना वैसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो डबल सॉल्ट का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था, रिलेट करने के लिए था, ऐसा ऐसा होता है। हमें तो बात करनी है कॉम्प्लेक्सेस की। तो कॉम्प्लेक्सेस भी होता है आपके पास परफेक्ट और इम्परफेक्ट। बेसिकली क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन होती है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस आर इन इक्विलिब्रियम। जब भी ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो इक्विलिब्रियम में होती है रिएक्शन। ठीक, अब इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, तो यहां पर भी हम लोग एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जिसका होता है नाम Kf, दैट इज योर फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये होता है हमारे पास क्या, फॉर्मेशन कांस्टेंट। इस फॉर्मेशन कांस्टेंट की जो जनरली वैल्यूज होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक, और ऑलमोस्ट रिएक्शन क्या हो जाती है, इरिवर्सिबल हो जाती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस होती है इक्विलिब्रियम के अंदर, और कुछ Kf हम लोग कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं। अगर ये Kf वेरी हाई है, Kf इज वेरी हाई, तो आपके पास बनता है कौन सा कॉम्प्लेक्स, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। देखो सिंपल सा फंडा होता है, जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स को पानी में डालोगे, तो पानी में डालोगे तो डिसोसिएट होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। हो सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स बना है वो फर्दर थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो जाए, थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो जाए, उसको बोलते हैं फीबली डिसोसिएटेड। थोड़ा सा डिसोसिएट हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कॉम्प्लेक्स बनने की रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो कॉम्प्लेक्स टूटने की रिएक्शन भी किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, तो ऑब्वियसली टूटेगा। लेकिन अभी टूटने का भी दो बातें हैं, ज्यादा टूटेगा या कम टूटेगा, अगर बहुत कम टूटता है, बिल्कुल माइन्यूट टूटता है जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके केस में हम लोग परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बेसिकली यहां पर जो रिएक्शन होती है वो कहां पर होती है, इस डायरेक्शन में होती है। देखो जैसे यहां पर ये तोड़ रखा है इस तरीके से, ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक, और इसका इक्विलिब्रियम किधर की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है वो समझना। इसको हटाओ यहां से। ठीक, इक्विलिब्रियम में होती है, और जो इक्विलिब्रियम है वो इस डायरेक्शन में ज्यादा होता है। ऊपर वाली डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो ज्यादा है, नीचे वाली डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो कम है। इस इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं K ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, क्या डिफाइन करते हैं, K ऑफ डिसोसिएशन। और इस वाले इक्विलिब्रियम के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग K ऑफ F। तो जब K ऑफ F की वैल्यू बहुत 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 क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट रहेगा, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, इस वाली फॉर्म में बहुत कम आएगा, 10 to the power -4 10 to the power -5 के ऑर्डर में आएगी वैल्यूज। ठीक, ये वैल्यूज बहुत कम होगी। तो अगर आप यहां पर कॉपर प्लस का टेस्ट भी करने जाओगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, इतने आयंस ही प्रेजेंट नहीं है कि रिएक्शन हो। ठीक, इतने आयंस ही प्रेजेंट नहीं है कि रिएक्शन हो पाए, तो ऑलमोस्ट ये रिएक्शन ऊपर की तरफ होती है। तो इसका मतलब KF की वैल्यू क्या होती है, बहुत बहुत ज्यादा होती है। इसको बोला जाता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, जिनके लिए KF की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आप लोग समझ गए होंगे। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, KF कम हो जाएगा।
KF की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। KF की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा, KF की वैल्यू कम होगी तो ये जो इक्विलिब्रियम है, अभी देखो इसको हटाओ यहां से, जो इक्विलिब्रियम है वो इस डायरेक्शन में ज्यादा होगा और इस डायरेक्शन में कम होगा। ठीक, अब उल्टा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ज्यादा होगा, इस डायरेक्शन में कम होगा। जनरली ये जो ब्रेकिंग है ये किसी केमिकल रिएजेंट के थ्रू कराई जाती है। ठीक है, किसी केमिकल रिएजेंट को डाला जाता है तभी ये ब्रेकिंग पॉसिबल होती है। दोनों केस में ऐसा ही देखने को मिलता है। फिर मैंने H2S गैस पास कर दी तो CDS का मुझे PPT मिल गया, तो बस मैं समझ गया कि भैया ये कंसंट्रेशन काफी क्या है, ज्यादा है। ओके, तो इसको बोला जाता है परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। सिंपल सा केस था। चलो टर्म्स की बात करते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या क्या टर्म्स होती है रिलेटेड आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो देखो इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम। हो सकता है कि इस पे कोई चार्ज हो सकता है कि इस पे कोई चार्ज ना भी हो, डिपेंड करता है। ठीक है, चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या प्लस ही होगा, नहीं माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। इसको बोला जाता है लिगेंड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिगेंड, जो कि डोनर होता है। ठीक, हम लोगों ने देखा था ये लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन से मिलता है। तो लुईस एसिड तो ये बन जाता है, दैट इज योर लुईस एसिड, और ये होता है आपका क्या, लुईस बेस। ठीक, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन और आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक, इस पूरे डब्बे को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, क्या होता है ये, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो सब कुछ हो गया। इसके अलावा दो टर्म और होती है, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि किस पे निकालते हैं, सेंट्रल मेटल आयन पे निकालते हैं या सेंट्रल मेटल एटम पे निकालते हैं। और एक और होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, सुना होगा सबने। एक और होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर डेफिनेशन दें तो वो होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। लिगेंड्स ने कितने लोन पेयर इसको डोनेट करे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, इसको x मान लो, हमें नहीं पता। पोटेशियम की वजह से चार्ज आएगा +1 का, पोटेशियम की वजह से चार्ज आएगा +1 का। ठीक, आयरन एक ही है तो +x +6 6 तो क्या है साइनाइड, और एक साइनाइड पे चार्ज होता है -1 का इक्वल्स टू 0। तो x जब यहां से निकालोगे तो आ जाएगा +2। ठीक, इस तरीके से आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाके VBT और CFT में आप बहुत ज्यादा मदद मिलती है, इसके बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। इसमें से कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे लिगेंड हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, इनसे डायरेक्टली कोई सवाल तो पूछने वाले भी नहीं है। इन टर्म्स से डायरेक्टली कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आगे आपको मदद करेगी, इसलिए पता होना चाहिए। डायरेक्टली बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ऐसा है, ठीक है, आयनाइजेशन स्फीयर ऐसा होता है। काउंटर आयन हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। काउंटर आयन हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, हो सकता है इस पे ओवरऑल प्लस का चार्ज हो सकता है ओवरऑल माइनस का चार्ज। ठीक, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है। चलो, तो मेन मुद्दे पे आते हैं हम। तो मुद्दा है आज का क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन ही सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज के बेसिस पे, तो पहले स्लाइड पे मैंने आपको बताया था, हो सकता है एनायन हो सकता है न्यूट्रल हो, और हो सकता है कैटायन भी हो। तीनों केस आपके पास पॉसिबल होते हैं। चलो देखते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड्स के हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। हमारे पास होता है पानी, जिसको बोला जाता है एक्वा। ठीक, उसके बाद होता है NO, जिसको बोला जाता है नाइट्रोसिल। फिर होता है CO, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। ठीक, इस तरीके से बोला जाता है। ये बेंजीन हो गया आपका। फिर आपके पास एक और होता है NH3 इंपॉर्टेंट,
इसका नाम होता है अमीन। ये जो मैं नाम बता रहा हूं ये आपको डायरेक्टली इस्तेमाल करने होते हैं। कहां पर डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं? नॉमेनक्लेचर के अंदर। जब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहां पर इन नामों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक, इसके अलावा कोई और एग्जांपल सर? EN, दैट इज योर इथाइलिन डाइअमीन। ठीक, अब यहां ध्यान रखना, यहां अमीन की स्पेलिंग में 2 M आते हैं, लेकिन यहां अमीन की स्पेलिंग में एक ही M आएगा। तो अमीन की 2 M वाली स्पेलिंग सिर्फ अमोनिया के लिए होती है, यानी कि NH3 के लिए होती है, इसके अलावा किसी और के लिए नहीं होती है। अगर आप इथाइलिन डाइअमीन लिख रहे हो, ठीक है, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन लिख रहे हो, तो सब में एक M ही आएगा। सिर्फ इसी के केस में 2 M आता है, कंफ्यूजन दूर रखना। ओके, चल, तो ये तो होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल के बाद होता है NO+ और N2H5+। अच्छा, इसके बारे में बताऊं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। न्यूट्रल स्टेट के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आप देख भी सकते हो। नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8, 8 और 7 15 होते हैं। ठीक, तो क्या होता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। किसमें होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, हमेशा ध्यान रखना इसको। NO+ प्लस चार्ज लगा दिया तो ऑब्वियसली अब कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर और इसको बोला जाता है नाइट्रोसीलियम। ठीक, जैसे ही प्लस चार्ज आता है तो EM लगा देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नॉमेनक्लेचर में काम आएगी, इसलिए अभी बता रहा हूं। नाइट्रोसीलियम, ठीक, नाइट्रोसीलियम, इसका नाम होता है हाइड्राजीनियम। क्या होता है? हाइड्राजीनियम। हाइड्राजोन से आ जाता है नाम, हाइड्राजीन से आता है नाम हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीन से बना दिया हाइड्राजीनियम। ये दोनों ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं और लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ये मत सोचना कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो इसको बोला जाता है क्लोरिडो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्पेलिंग गलत हो गई, क्लोरिडो। ठीक, इसका नाम होता है नाइट्राइट, तो इसको बोला जाता है नाइट्राइटो। क्या बोला जाता है बेटा? नाइट्राइटो। ये होता है साइनाइड, तो इसको बोला जाता है साइनाइडो। ये होता है हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिडो। तो बेसिकली न्यूट्रल के केस में एक स्पेशल नाम है, आपको ध्यान रखना है। एक्वा फिक्स है, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, अमीन, ठीक, ये सब फिक्स है, तो ये नाम होते हैं। अगर हम बात करते हैं कैटायन में, तो आपको EM लगा देना है नाम के आगे। क्या लगा देना है? EM, IUM, EM लगा देना है, जैसे यहां लगाया था हमने नाइट्रोसीलियम, हाइड्राजीनियम। फिर उसके बाद नेगेटिवली लिगेंड्स में आपको क्या कर देना है? 8 है तो आप उसको I2 कर दो, 8 है तो आप उसको A2 कर दो, और आइड है तो आप उसको आइडो कर दो। तो ये बन जाता है आपके पास किसके लिए? फॉर नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, किसके लिए? ये नेगेटिव लिगेंड्स के लिए होता है। पॉजिटिव लिगेंड्स हमारे पास कुछ लिमिटेड ही होते हैं, तो उसकी ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं होती है। 2 यही हैं जो हमारे काम आते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके किस में काम आएगी? ये सब चीज़ें नॉमेनक्लेचर में काम आएगी, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसानी से। ठीक, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। चलो, ये तो हो गया बेस्ड ऑन चार्ज। अब होता है बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो बेसिकली डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है बहुत शॉर्ट में नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लिगेंड। तो तुम लोग तो बोलोगे सर लिगेंड तो एक ही लोन पेयर देगा। लिगेंड एट अ टाइम, एक समय पर वो कितने लोन पेयर दे सकता है, उसी को बोला जाता है डेंसिटी। क्या बोला जाता है? डेंसिटी। ठीक है, हिंदी में पता नहीं कुछ दंतु करके होता है, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको पता होगा, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लिगेंड एट अ टाइम, ये होती है इसकी डेफिनेशन। तो तुम इसको पढ़ सकते हो, सीधा सीधा सा खेल। अब इसी के बेसिस पर हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड। कौन से? यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड। सुन के ही पता चल रहा है जो एक लोन पेयर ही डोनेट कर पाए एट अ टाइम। तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं हमारे पास। CO हो गया, इसके पास होता है एक लोन पेयर। फिर साइनाइड हो गया, CN-, NH3 हो गया, ठीक, H2O हो गया, पिरिडीन हो गया, ठीक, पिरिडीन हो गया। फिर उसके बाद पायरोल, उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये तो कॉमन है जो कि इस्तेमाल में आते हैं।
ठीक, तो देखो हाँ हेलाइड्स भी हैं, सारे जितने भी हेलाइड्स हैं वो भी होंगे। फिर उसके बाद आपका हो जाता है NO3 माइनस, NO3 माइनस हो गया। तो आप यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हो, CO, NO, ठीक। ये होता है आपके पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या होता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। हाइड्रोक्सिडो, ऑक्सीडो, ठीक, ऑक्साइड का ऑक्सीडो कर दिया। ये बेसिकली एसिटेट है, थोड़ा सा ये गलत बना हुआ है, ये बेसिकली एसिटेट है, यहाँ पर ट्वाइस आएगा CO2 माइनस, ठीक। तो ये सारी स्पीशीज वो हैं जो कि एक ही लोन पेयर दे सकती हैं एट अ टाइम। क्या? एक ही लोन पेयर दे सकती हैं एट अ टाइम। जब भी ये कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करेंगी तो ये एक ही लोन पेयर देंगी एट अ, समझ में आ गई ये बात। अब बढ़ते हैं आगे, दैट इज योर शेप देख लो। पेरिडीन सबको पता है, ऑर्गेनिक के अंदर बहुत बार पढ़ते हैं। पेरिडीन इस तरीके का होता है, नाइट्रोजन डोनर होता है हमारे पास, ओके। फिर आ जाता है हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसमें कुछ खास तो था नहीं, पता नहीं क्यों स्ट्रक्चर बना दिया, सभी बना लेते हैं इसका। चलो अब बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स की। किसकी? बाइडेंटेट लिगेंड्स की। अब देखो एक चीज पॉइंट है जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। जैसे मानो आपके पास है साइनाइड, ठीक है, आपके पास क्या है? साइनाइड है। चलो इसको सही कर लेते, बड़ा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा। आपके पास है साइनाइड, तो देखो साइनाइड में लोन पेयर इस भैया के पास भी है और इस भैया के पास भी है, दोनों के पास लोन पेयर है, मेटल आया, तो इस तरीके से डोनेशन क्यों नहीं हो पाया? ठीक है, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर जब दोनों के पास लोन पेयर है, चलो बाकी सब में तो लोन पेयर था नहीं, जैसे OH माइनस हो गया, H2 हो गया, उनमें तो था नहीं, लेकिन सर साइनाइड के अंदर तो दोनों के पास लोन पेयर है, तो फिर इसने एक ही क्यों डोनेट किया? क्योंकि बेटा यहां पर बनती है 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक। 3 मेंबर की रिंग बनती है जो कि क्या होती है बेटा? हाईली अनस्टेबल होती है, जो कि क्या होती है? हाईली अनस्टेबल होती है एंगल स्ट्रेन के चलते। यहां पर जो एंगल स्ट्रेन होता है, मतलब जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो हाई एंगल स्ट्रेन के चलते 3 मेंबर्ड रिंग होती है, इसीलिए ये ऐसे काम नहीं करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा? मोनोडेंटेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? मोनोडेंटेट की तरह काम करता है, ठीक। चलो तो फिर आप लोग इसका बता सकते हो मुझे, ये किसकी तरह काम करेगा? आपके पास है यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर माइनस लोन पेयर। तो अगर एक मेटल आता है तो मुझे बता सकते हो कि ये किसकी तरह काम करेगा? बाइडेंटेट की तरह या ट्राइडेंटेट की, मोनोडेंटेट की तरह? बाइडेंटेट की तरह ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ से इधर दे दो, यहाँ से इधर दे दो। सर रिंग देखो, 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बन गई, सब बढ़िया है काम, क्या दिक्कत है, ठीक। अगेन ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड होता है बेटा, क्यों? क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, अभी भी बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री का। अभी भी जो बॉन्ड एंगल आने वाला है वो 60 डिग्री का आएगा। अगेन एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, तो ये भी किसकी तरह काम करेगा? ये भी काम करेगा मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह। हाँ ये बात है कि ये एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं दोनों, मतलब ये अपनी किसी भी डोनर साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सल्फर से भी दे सकता है, नाइट्रोजन से भी दे सकता है, कार्बन से दे सकता है और नाइट्रोजन से भी दे सकता है, इनकी इच्छा है। लेकिन देंगे एक लोन पेयर एट अ टाइम, एक ही लोन पेयर देंगे एट अ टाइम, ठीक। चलो अब होता क्या है, जैसे 4 मेंबर की रिंग बनाते हो, अगर मान लो कहीं पर 4 मेंबर की रिंग बन रही है, जैसे SO4 2 माइनस हो गया, SO4 2 माइनस में O माइनस डबल बॉन्ड O, यहां पर कोई मेटल है, तो यहां पर बनी 4 मेंबर की रिंग। ऑब्वियसली 4 मेंबर की रिंग भी क्या होती है? अनस्टेबल ही होती है। अगर कंपैरिजन करो आप 5 और 6 मेंबर से, तो 4 मेंबर की रिंग भी क्या होती है? अनस्टेबल होती है। लेकिन रिलेटिवली क्या होती है? 4 मेंबर की रिंग 3 मेंबर रिंग से स्टेबल होती है ठीक है, 4 मेंबर की जो रिंग होती है वो 3 मेंबर रिंग से क्या होती है? स्टेबल ही होती है। तो अब ये बात डिपेंड करेगी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पर। अब ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा कि सल्फेट बाइडेंटेट होगा या फिर मोनोडेंटेट होगा। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर सल्फेट अपने लोन पेयर्स को डोनेट करेगा। अगर इसको एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, इसको एक ही लोन पेयर चाहिए, तो सल्फेट मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा। अगर इसको 2 लोन पेयर चाहिए तो ये बाइडेंटेट की तरह काम करेगा। तो बेसिकली अब खेल हो जाएगा मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर का। इस कोऑर्डिनेशन नंबर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अपने आप को बाइडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट कर सकते हैं, लेकिन 4 मेंबर की रिंग बननी चाहिए तभी।
3 मेंबर में आप ये केस नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। आप सोचो 3 मेंबर में भी कर दो, नहीं, 3 मेंबर में आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। 3 मेंबर में हमेशा मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह ही बिहेवियर होता है। लेकिन अगर आपके पास 4 मेंबर की रिंग बन रही है तो उस केस में हो सकता है बायोडेंटेड हो और हो सकता है मोनोडेंटेड हो, डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चल अब बात करते हैं बायोडेंटेड लिगेंड्स की। तो बायोडेंटेड लिगेंड्स में बहुत सारे होते हैं हमारे पास। एग्जांपल सबसे पहले आ जाता है इथाइलिन डाइअमीन, शॉर्ट में इसको EN कहते हैं। शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है? EN कहा जाता है, इथाइलिन डाइअमीन। इससे से रिलेटेड चलो वो तो फिर ट्राइडेंटेड हो जाएगा, वो बताता हूं। फिर आ जाता है हमारे पास ऑक्जेलेट। यहां देखो 5 मेंबर की रिंग बनेगी, यहां मेटल रखो, यहां मेटल रखो, सही है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास फिनांथ्रोलीन। इतना नाम याद रख लो, इसको भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर याद होना बहुत जरूरी है। लेकिन स्ट्रक्चर याद होना बहुत जरूरी है फिनांथ्रोलीन का। ये जितने भी लिगेंड्स आपके सामने आ रहे हैं इन सबके स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। जहां स्ट्रक्चर याद नहीं रखना रहेगा मैं खुद बता दूंगा, ठीक, लेकिन ये जो आ रहे हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। चलो अगला आता है डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। तो यहां पर ये ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन डोनर नहीं होता है, नाइट्रोजन डोनेट करता है। ठीक है, यहां कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑक्सीजन डोनर है, नहीं, ये ऑक्सीजन डोनर नहीं है, या ये नाइट्रोजन डोनर होता है। ठीक है, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, इसको बोला जाता है डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। जब आप इसका IUPAC में इस्तेमाल करोगे, क्योंकि 8 है तो 8 का हो जाएगा 8O। फिर हो जाता है आपके पास 2 पिरिडीन की रिंग्स को जोड़ दिया तो बन जाता है DIPY, डाइपिरिडिल। ये भी याद आपको रखना पड़ेगा, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, DMG का इस्तेमाल हम लोग Ni2+ के लिए भी करते हैं, Ni2+ के डिटेक्शन के लिए करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लिगेंड आता है बेटा ग्लाइसिनेटो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर आ जाता है इथाइलिन डाइफॉस्फीन। तो ये कुछ ज्यादा खास है नहीं, इससे ज्यादा कुछ पूछते नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो इथाइलिन डाइअमीन से रिलेट कर सकते हो। प्रोपाइल डाइअमीन, इसकी खासियत एक है कि ये है एक कायरल कार्बन, जो कि अपन जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे IUPAC का, वहां पर इसका बहुत यूज आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। ये ऑप्टिकली एक्टिव बना देता है किसी कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, इसकी प्रेजेंस होने की वजह से एक कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा सा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आ जाता है 1,3 डायअमीनो प्रोपेन। तो ये आप लोग खुद से भी बना सकते हो, सिंपल सा खेल है, ये सबको पता है कि वैसे तो नाम होता है इसका क्या, 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1,3 डाइअमीन, लेकिन ये कुछ इस तरीके से नाम हम लोगों ने लिखा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। या फिर ट्राइमेथाइलिन डाइअमीन, ये भी एक और नाम होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो फिर आते हैं हेक्साडेंटेट। तो हेक्साडेंटेट से पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ हमारे पास और लिगेंड्स भी होते हैं, जैसे कि ट्राइडेंटेट और टेट्राडेंटेट। तो ट्राइडेंटेट के बेटा एग्जांपल्स में देखो, ट्राइडेंटेट होता है अपना ट्राइइन, सॉरी ट्राइइन नहीं, डाइन, डाइइन। तो कैसे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जब होते हैं तो बनाने को मिले, जैसे डाइइन हो गया, ट्राइइन हो गया, टेट्राइन हो गया, है ना, EN हो गया। तो इन सबका एक पैटर्न है, इन सबका एक पैटर्न है। जैसे मान लो EN था तो इसको बोला इथाइलिन डाइअमीन, जैसे इसके आगे डाई लगाया तो इसको बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे बेटा डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। क्या बोलेंगे? डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। जैसे ट्राइन सुना तो देखो आप ट्राइन को रिलेट करो, ट्राइन हो जाएगा ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। पैटर्न को समझना, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। अब इसी तरीके से आप टेट्राइन भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है, वो पेंटाडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। सर फोटो कैसे बनाए? फोटो बनाना बहुत आसान है। डाई इथाइलिन, तो बेटा इथाइलिन होता है इस तरीके का, ऐसा होता है इथाइलिन, ठीक है। इसी तरीके से एक और इथाइलिन बना दो, ठीक है, इसी तरीके से आप और एक और इथाइलिन बना दो, लो बना दो, थोड़ा सा स्पेस देके बनाना, CH2 इधर और इधर, ठीक, समझ में आ गई बात। चलो
अब इसमें कितने अमीन चिपकाने, इसमें अमीन चिपकाने 3, तो 3 में से पहले तो ये फिक्स होते हैं ये वाले H2N, और जो बच जाए उसको लगा दो इन दोनों के बीच में। बीच में क्यों लगाया, क्योंकि अगर इन दोनों को आप कनेक्ट कर देते हैं तो फिर वो डाईइथाइलिन नहीं रह जाता, वो डाईइथाइलिन नहीं रह जाता, वो कुछ और ही बन जाता, इसीलिए बीच में लगा दिया। अब इसमें कैसे बनाएंगे, 3 इथाइलिन है तो CH2 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 CH2, ठीक, बना लिया। कितने अमीन लगाने, 4, तो चुपचाप से पहले 2 तो इधर लगाओ, NH2 NH2, ठीक। अब बचे 2 और, 2 को फिट कर दो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। इनको अगर कनेक्ट कर देते तो नाम अलग हो जाता, लेकिन इस तरीके से लिखोगे तो ये हो जाएगा ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन। अब यहां पर अगर आप मेटल रखते हो तो साफ साफ देख पाओगे, यहां से यहां से यहां से यहां से, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप मेटल यहां रखते हो बीच में तो इधर से लोन पेयर, इधर से लोन पेयर और इधर से लोन पेयर, तो इसकी डेंटिसिटी 3 हो गई, इसकी डेंटिसिटी 4 हो गई, इसकी पड़ी ली थी, इसकी कितनी होती है, 2 होती है। तो ये होता है आपके पास ट्राइडेंटेड और टेट्राडेंटेड के एग्जाम्पल। पेंटाडेंटेड बनाना है, इसी का आप एक और फॉर्म बना लो, दैट इज टेट्राईन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो अगला आता है हमारे पास हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। तो हेक्साडेंटेड लिगेंड्स में हमारे पास एक ही सबसे ज्यादा काम का होता है, दैट इज योर EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। तो एसीटेटो लिखा हुआ है क्योंकि एसीटेट था, ठीक, एसीटेट का एसीटेटो हो गया। ऑक्सीजन डोनर होते हैं 4, तो क्या होते हैं, ऑक्सीजन डोनर होते हैं, और 2 होते हैं हमारे पास नाइट्रोजन डोनर। इसका फोटो याद रखना, इसके फोटो को रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछा गया है। बेसिकली क्या करते हैं, एसीटेट को इधर लगा देते हैं, और एसीटेट को इधर लगाते ही सारा गुड़ गोबर हो जाता है ना, सारा काम खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखना यहां पर एसीटेट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ना कि कार्बन से, क्लियर है, ठीक। तो इसमें इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। बाकी अगर इसकी बात करते हो इसकी डेंटिसिटी की, तो जैसे जैसे आप पीएच कम करते जाओगे, जैसे जैसे आप पीएच कम करते जाओगे, पीएच कम करने पर क्या होता है, इसकी डेंटिसिटी भी कम होने लग जाती है, इसकी डेंटिसिटी भी क्या होती है, कम होने लग जाती है। H+ आने लग जाते हैं तो इसको पकड़ने लग जाते हैं, जो H+ है वो इनको पकड़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। क्या होता है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होता है। ये अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वो लिगेंड्स जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, उन्हीं को बोला जाता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सी का मतलब कहां से आता है, फ्लेक्सिबल से, तो फ्लेक्सिबल से आप लोग समझ सकते हो। चलो अगला देखो चिलेटिंग लिगेंड्स। तो जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, चिलेटिंग होते हैं। चिलेटिंग का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं। तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। इस तरीके से यहां पर जब भी एक पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा और अपनी एक से ज्यादा डोनर साइट का वो इस्तेमाल कर रहा है तो वो एक रिंग बनाएगा। जब भी रिंग बनाएगा उसको चिलेशन कहा जाता है और उन्हीं को बोला जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ओके। फिर आता है एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, जो कि मैं बता चुका हूं, 2 डोनर साइट हो लेकिन एट अ टाइम वो एक का ही इस्तेमाल करे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइनाइड जब कार्बन का इस्तेमाल करता है तो इस तरीके से लिखते हैं, जब इस तरीके से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग होता है दोनों में, ठीक है, CN- और NC-। इसी तरीके से आपके पास सबके अलग अलग नाम होते हैं। साइनाइड का हो जाएगा साइनिडो, ठीक, नाइट्रीटो बोलते हैं इसको बेसिकली, और ये होता है ओ नाइट्रीटो, या फिर नाइट्रीटो ओ लिख देते हैं, मतलब ओ डोनर साइड की तरह काम कर रहा है। इधर नाइट्रोजन कर रहा था, अब ओ डोनर की साइड की तरह काम कर रहा है। इसी तरीके से यहां पर हो जाता है थायोसाइनेटो, ठीक, थायोसाइनेटो, और ये हो जाता है थायो आइसोसाइनेटो, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत बेसिक से पता होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना एट अ टाइम एक ही डोनेट करेगा, दोनों नहीं करेगा। चलो, बेस्ड ऑन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके बारे में पूछा जाता है। इसका सारा कहानी आती है हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक। नॉर्मल जो लिगेंड्स होते हैं देखो, वो तो क्या करेंगे आपके पास, वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, सिंपली देने का काम करेंगे। जैसे आपके पास कोई मेटल आया, सेंट्रल मेटल आयन, इसके पास आया कोई लिगेंड, और ये अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है,
ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर दे रहा है तो इस टाइप के लिगेंड्स को बोला जाता है क्लासिकल और सिंपल लिगेंड। जैसे कि ये हो गए अमोनिया हो गया, ठीक है, NH3 मतलब अमीन हो गया, पेरिडीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, क्लासिकल लिगेंड होते हैं। ये सिर्फ देने का काम करते हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिर आते हैं हमारे पास नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड बेसिकली क्या करते हैं, डोनेट तो कर देते हैं, बट डोनेट के साथ साथ वापस कुछ लेते भी है। वापस लेने का सीन क्या है वो समझो। यहां पर हम लोगों ने लिगेंड से दे दिए लोन पेयर, इसने दे दिए, तो इसके पास भी तो लोन पेयर होता है। ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट, इसके पास भी क्या होता है बेटा, लोन पेयर होता है। तो ये भी क्या कर देता है, वापस लौटा देता है, ठीक। तो यहां पर इस तरीके के दो बॉन्ड देखने को मिलते हैं। बोला जाता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, कि सिग्मा से डोनेट किया और पाई से एक्सेप्ट किया। और कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो पाई से ही डोनेट करती है और पाई से ही एक्सेप्ट करती है, देखते हैं, ठीक। तो यहां पर एक्सेप्टेंस भी होता है। तो हमारे पास आते हैं सबसे पहले सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। तो सिग्मा से तो डोनेट करते हैं और पाई से एक्सेप्ट करते हैं, जैसा हमारा होता है कार्बोनिल। इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होता है, तो ये ABMO में एक्सेप्ट करता है। इसी तरीके से CN- और इसी तरीके से NO+, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हैं और वापस एक्सेप्ट करते हैं अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब इससे होता क्या है, इससे बॉन्ड ऑर्डर में फर्क पड़ता है। मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है उसके अंदर फर्क पड़ता है, और जो आपका लिगेंड है उसके बीच के एटम्स के बॉन्ड ऑर्डर में फर्क पड़ता है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। CO होता है, देखो, तो CO का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, C∼O, है ना। यहां पर हमारे पास प्लस चार्ज और यहां था माइनस चार्ज, बेसिकली लोन पेयर था। तो इसने डोनेट किया लिगेंड को। अब लिगेंड ने क्या करा, वापस इसको डोनेट किया, कहां पर, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कहां डोनेट किया, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ऑब्वियसली एक और बॉन्ड बनेगा, है ना, डोनेट करेगा तो एक और बॉन्ड बनेगा। कार्बन की औकात 5 बॉन्ड बनाने की तो नहीं होती है भाई। ABMO में डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि 5 बॉन्ड बना लेगा, उसकी वो ऑक्टेट तो लिमिटेड है ना, ठीक। तो 5वां बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो इस बॉन्ड को इसके सर पे पहुंचा देगा। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर इफेक्ट होगा। इधर से क्या होगा, पाई बॉन्ड बनने की वजह से यहां का बॉन्ड ऑर्डर इफेक्ट होगा। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छा, इन दोनों में क्या होता है, फास्फोरस जो है वो 3rd पीरियड का एलिमेंट है। फास्फोरस 3rd पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास 3D खाली होता है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये अपने 3D ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है। फास्फोरस कहां एक्सेप्ट करता है, 3D ऑर्बिटल के अंदर एक्सेप्ट करता है। समझ में आती है बात। इस तरीके से सल्फर का भी केस चलता है। तो ये तो वो केस है जिन्होंने सिग्मा से डोनेट किया था और पाई से एक्सेप्ट किया था। फिर आ जाते हैं हमारे पास पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर, जैसे कि ये, ठीक। ये सब क्या होते हैं, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर होते हैं, मतलब पाई से ही डोनेट करते हैं और पाई से ही एक्सेप्ट करते हैं। पाई से डोनेट करने का क्या मतलब है, बेसिकली C2H4 होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। तो ये मेटल को पता है क्या करते हैं, मेटल को अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे सीधा रखो। ये सेंट्रल मेटल आयन को क्या करते हैं, अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही डोनेट करते हैं। तो पाई से डोनेट करते हैं और पाई से ही एक्सेप्ट करते हैं। अगेन द रीजन वही आता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का खाली होना। समझ में आ गई बात। तो ये थी सारी कहानी आज हमारे पास किसके रिलेटेड, इंट्रोडक्शन और लिगेंड्स के रिलेटेड। बहुत छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है, और यही सारी कहानी आपके आगे भी इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो आज हमारा कंप्लीट हो जाता है ये। बाकी आप लोगों को पता है जो प्रीवियस चैप्टर्स हो चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी सीरीज चल रही है, ब्रह्मास्त्र की फिजिक्स की जो सीरीज है वो, संपूर्ण बायोलॉजी, IOC के अलावा OC भी चल रहा है, साथ ही साथ में स्पीड केमिस्ट्री में और फिजिकल की भी चल रही है, ठीक। तो ये सारी चीज के आपके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे IUPAC की, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग IUPAC की बात करते हैं। बाकी बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में।